नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं जो मेरा एपिसोड 6 है। इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर Q1.3। Q1 to 3 का मतलब क्वेश्चन 1 चैप्टर का तीसरा। इस तरह का हम लोग समझते हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए हम बार बार ये चीज़ हम रिपीट करते हुए जाएंगे, जिससे आप लोग को याद हो जाएगा। तो मेरा क्या है क्वेश्चन, चेक दैट द रेशियो KE² by GME/MP इज डायमेंशनलेस। मतलब कि क्या बोलता है, चेक मतलब जांचना होता है बच्चों। दैट रेशियो, दैट मतलब कि जो रेशियो दिया हुआ है उसका मतलब दैट मतलब वह होता है, तो वह रेशियो है। रेशियो मतलब अनुपात बोलते हैं। KE², के एक कांस्टेंट है जो हम लोग अभी पढ़े हुए हैं कूलम्स लॉ में, वो कहलाता है कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। और E² मतलब कि इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन मीन्स ये चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय G। ये जो नीचे दिया हुआ है इस तरह का तिरछा लाइन, इसको डिवाइडेड बाय या पर बोलते हैं। जो नीचे रहता है ये, जैसे हम बट्टा में कुछ लिखते हैं 2/3, इसको हम 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमको तो सबसे लो लेवल से चलना है, जैसे जो बच्चे नहीं जान पाते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बना रहे हैं। तो ये है G हो गया, एक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ME मतलब कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और MP मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। P से प्रोटॉन हो गया, M से हो गया मास। तो ये बच्चों, ये जो रेशियो है ये आप समझिएगा कि क्या है, इसका हर एक वर्ड, हर एक लेटर का क्या मीनिंग हो रहा है वो हम समझ गए। इज डायमेंशनलेस, डायमेंशन का मतलब होता है, यहाँ पे दो वर्ड है, डायमेंशन और लेस। डायमेंशन का मतलब होता है बीमा। बीमा मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मास या टाइम। जो इस तरह का आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, m का पावर 1, फिर L का पावर 2, T का पावर 3 और इस तरह का घेरा हुआ रहता था। तो वही चीज़ है ये डायमेंशन। और डायमेंशन लेस का मतलब जिसमें मास भी नहीं है, लेंथ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो वो डायमेंशन लेस है। मतलब कि उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं है, तो वो कहलाया डायमेंशन लेस। अब अगला सेंटेंस क्या है, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। मेरा जो अब क्या कहता है, लुक मतलब देखना है, देखो। लुक अप मतलब कि देखिए। एक टेबल, एक जो टेबल बना हुआ है और फिजिकल कांस्टेंट का, उसको देखिए। एंड डिटरमाइन, और निकालिए। डिटरमाइन मतलब कि खोजना या फाइंड करना या निकालना। द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, जो रेशियो मेरा ये जो दिया हुआ है वो रेशियो का वैल्यू हमको निकालना है। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, जो मेरा रेशियो है क्या अर्थ देता है। तो इसका मीनिंग हम मोटा मोटी कुछ समझ रहे हैं, थोड़ा बार बार पढ़िएगा तो आप लोग पूरा अच्छा से समझ में आएगा। तो बच्चों एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। फिर चेक दैट द रेशियो KE² by GME/MP इज डायमेंशनलेस। लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो इसका पहले मीनिंग हमको समझना है। हम चेक का मतलब समझ गए, जांच करना होता है। दैट द रेशियो, जो रेशियो है, जो अनुपात है, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, और दैट रेशियो मतलब वो रेशियो जो दिया हुआ है। इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस का मतलब है उसमें लंबाई, चौड़ाई और टाइम वगैरह है कि नहीं, जिसे हम लोग 11th क्लास में सीखे हुए हैं। अगर आप नहीं सीखे हुए हैं तो कमेंट में ज़रूर आप एक बार कमेंट कीजिएगा
ज़रूर इसको इसके बारे में हम बतला देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसीलिए हम थोड़ा सा ये सबको बतलाना उचित नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। मेरा क्या है कि लुक मतलब देखना, टेबल जो मेरा टेबल बना हुआ है फिजिकल कांस्टेंट का उसे आप देखिए। एंड डिटरमाइन, डिटरमाइन का मतलब है निकालना। द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, जो रेशियो मेरा दिया हुआ है उसका वैल्यू हमको निकालना है। कब हम टेबल को कैसे देखेंगे वो हम लोग देखते हैं। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, सिग्निफाई का मतलब होता है दर्शाना या दर्शाता है, दर्शाना बोल सकते हैं, दर्शाता है। व्हाट डज द रेशियो, मेरा जो रेशियो है जो अनुपात है ये वो मेरा क्या दर्शाता है। तो ये हम पूरा मीनिंग समझ गए, ये मेरा जो है क्वेश्चन का पूरा अच्छे से मीनिंग समझ गए। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ये जो रेशियो है सबसे पहले इसको समझना है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको हमको कैसे लिखना है, पहले Q1.3 लिखना है, उसके बाद हमको सॉल्यूशन लिखना है, उसके नीचे इधर भी लिख सकते हैं नीचे भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन लिखने के बाद एक डैश लगा दिए। अब जो मेरा दिया हुआ है गिवन रेशियो वो हम लिखेंगे। गिवन रेशियो मेरा क्या है, KE² बाय GMEMP ये दिया हुआ है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, KE² बाय GMEMP²। अब हमको इसका मीनिंग को लिखना है, क्या क्या मीनिंग है हम समझ रहे हैं वो लिखेंगे। तो K बराबर क्या होता है, K बराबर होता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम कांस्टेंट। ये हम लिख लिए। अब मेरा E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मेरा G क्या है, G का पहले तो मीनिंग हमको समझना है कि क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम जैसा लिख रहे हैं उसी तरह आप लोग भी लिखने का कोशिश कीजिएगा, तब मेरे जो सर रहेंगे, जो आप लोग के सर रहेंगे जो कॉपी चेक करेंगे उस मतलब कि अच्छा इम्प्रेशन जाएगा वो सर के प्रति। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया जी, Me हो गया, क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E से इलेक्ट्रॉन हो गया, M से हो गया मास, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिए। और MP मास ऑफ प्रोटॉन। इतना हम समझ गए, ये जो मेरा रेशियो दिया हुआ है उसका हम मीनिंग समझ गए हैं कि मेरा क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे हम क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर फोकस करते हैं। तो मेरा क्या बोलता है कि चेक दैट द रेशियो KE² बाय GMEMP इज डायमेंशनलेस। पहले तो इसका मीनिंग तो आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है डायमेंशनलेस का मतलब। तो ये जो डायमेंशनलेस है बच्चे, यहाँ दो वर्ड से मिला हुआ है। डायमेंशन को बोलते हैं आयाम हिंदी में, और आयाम का मतलब होता है लंबाई हो, मास हो, टाइम हो, ये सब क्या है, इस कोई भी फिजिकल पदार्थ का या फिजिकल ऑब्जेक्ट का ये है, लंबाई होता है, मास होता है, टाइम होता है, तो वो डायमेंशन कहलाता है। और ये सब डायमेंशन का यूनिट भी होता है, ये याद रखिएगा कि यूनिट भी होता है। अगर हम इसमें लेस जोड़ दें
तो मतलब कि डायमेंशन नहीं होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये रेशियो में डायमेंशन लेस है कि नहीं है, वो हमको चेक करना है। तो हम चेक किसके आधार पे करते हैं, याद रखिएगा, कभी भी डायमेंशन चेक करना है तो हम उसका जो यूनिट है उसके आधार पे हम लोग डायमेंशन चेक करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या कर रहा है, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। हमको क्वेश्चन देखना है, मतलब टेबल देखना है फिजिकल कांस्टेंट का। तो आइए हम लोग कैसे कौन सा टेबल होता है वो जानते हैं। फिजिकल कांस्टेंट को किस तरह का टेबल को कह रहे हैं वो हम लोग सीखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सम इम्पोर्टेंट कांस्टेंट है, यही जो मेरा बना हुआ है। तो बच्चों ये मेरा टेबल है फिजिकल कांस्टेंट का, यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट कांस्टेंट करके लिखा हुआ है। तो शुरू में ये तो हम निकाले थे प्रिंट आउट, तो थोड़ा सा ये इसका कलर अच्छा से नहीं आया है। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको सी से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू होता है 2.9979 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड जिसको बोलते हैं। तो इसी तरह का टेबल है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एवोगाड्रो नंबर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। इस तरह का मेरा है ये फिजिकल कांस्टेंट। उसका मेरा सिंबल ये दिया हुआ है, आप लोग कभी गूगल में सर्च कीजिएगा तो इस तरह का। मेरा ये दिखाने का मकसद ये है कि मेरा जो क्वेश्चन में पूछा है लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट, तो मेरा जो है क्वेश्चन में यही है मेरा वो टेबल। अब इसी में हम देखेंगे कि मेरा जो के का वैल्यू है, के मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसमें तो दिया हुआ नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का, तो उसका वैल्यू दूसरा टेबल में मिल जाएगा। तो ये मेरा के है और ये है मेरा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यहाँ पे दिया हुआ है जी, उसका वैल्यू दिया हुआ है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये मेरा दिया हुआ है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, तो इस टेबल में देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.110 इंटू 10⁻31 kg, मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻27 kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.673 इंटू 10⁻27 kg। तो ये जो मेरा दिया हुआ है इसको आप सब भी जहाँ जहाँ यूज होगा उसी से आप लोग याद करते जाइएगा। एक बार आप याद नहीं कर पाएंगे, या तो याद भी कर लीजिएगा तो ये भूल जाइएगा। तो इसको क्वेश्चन की सहायता से आप लोग याद कीजिएगा। तो यहाँ पे डायमेंशन लेस बोल रहा है बच्चों, डायमेंशन लेस बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब कि इसका यूनिट लेके इसका हमको पता करना है कि मेरा इसका लेंथ का है। तो बच्चों ये मेरा रेशियो दिया हुआ, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इसका यूनिट बैठा के, अगर उसमें कोई यूनिट आ जाए तो वो हो जाएगा डायमेंशन, और अगर यूनिट ना आए तो उसका मतलब समझिए कि डायमेंशन लेस है। तो हम लोग इसको बैठाते हैं। तो के का जो यूनिट है, के का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का यूनिट होता है कूलम, यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए स्क्वायर हो गया। अब जी का जो यूनिट है हम यहाँ से देख लेंगे, जो मेरा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन, तो दोनों मास है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर हो जाएगा। अगर कोई यूनिट बच जाता है तो वो हो जाएगा डायमेंशन, और अगर नहीं रहेगा कोई यूनिट तो मतलब वो समझ लेना है कि डायमेंशन लेस है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। न्यूटन
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर गुना कूलम स्क्वायर, ये इसके जगह पे लिखा हुआ है। और नीचे में फिर आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर गुना ये केजी स्क्वायर। तो देखिएगा ये कूलम स्क्वायर कट गया, ये केजी स्क्वायर और ये केजी स्क्वायर कट गया, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर और ये न्यूटन मीटर स्क्वायर कट गया। तो मतलब कि ये क्या है, यूनिट लेस है। यहाँ पे लिखेंगे यूनिट लेस, मतलब कि यूनिट नहीं है। तो दैट मीन्स उसका मतलब डायमेंशन लेस। तो बच्चों हम ये सीख गए हैं कि मेरा ये जो क्वेश्चन था, चेक द लुक अप ए टेबल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेशियो। अब क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो रेशियो है उसका हम लोग ये वैल्यू निकाल के देखेंगे कि कितना आता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, जो मेरा रेशियो है वो मेरा क्या दर्शाता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग चेक करनी है कि डायमेंशन लेस है। तो बच्चों हम लोग देख चुके हैं डायमेंशन लेस कैसे आता है। ये जो मेरा रेशियो है ke² का जो रेशियो है वो डायमेंशन लेस कैसे है वो हम चेक कर लिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। अब ये जो रेशियो है उसका अब वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे गिवन करना होगा, जैसे हम लोग देखे हुए हैं, इससे पहले वाले में चेक किए थे। गिवन के बराबर कितना आता है, के बराबर हम लोग जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ये। और ये जो है कितना देता है 9 × 10⁹, इसका यूनिट था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो गया के का। ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 6 है, इसको याद करने का तरीका है 6 को उलाट देंगे, क्लॉकवाइज में घुमा देंगे थोड़ा सा, तो 9 जैसा दिखेगा, तो ये 19 याद हो जाएगा। अब जी का जो वैल्यू है, जी का क्या वैल्यू होता है, जी का वैल्यू होता है, फिर टेबल को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हमको दिया हुआ है। जब टेबल हमको देखने के लिए बोल रहा है तो मेरा वो चीज़ दिया हुआ है। तो जी का वैल्यू क्या लिखेंगे, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हो गया। अब मेरा एम ई है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कितना दिया हुआ है 9.1। हम लोग ये डिजिट को छोड़ दे रहे हैं, और यहाँ पे भी ये डिजिट को कैलकुलेशन में दिक्कत आएगा, इसीलिए ये 2 डिजिट तक ले रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 केजी। मास का यूनिट होता है केजी, इसीलिए केजी। अब मास ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, हम टेबल में देखेंगे 1.67, प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻⁻27 केजी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे अगर ग्राम में अगर दे देता ये, तो उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, और एसआई यूनिट मास का केजी होता है बच्चों। तो यहाँ पे गलती मत कीजिएगा, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, अगर आप ग्राम में लिखे हुए हैं तो ग्राम में ना होकर वो केजी में होगा। देखिए सब एसआई यूनिट में है, ये सब कूलम हो गया, न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, केजी हो गया। तो अगर ये ग्राम में रहे तो उसको हमको पहले कन्वर्ट करना होगा केजी में। तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब हम लोग का जो रेशियो था के ई स्क्वायर
जो है डिवाइडेड बाय GME/MP मेरा जो है, अब इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। अब इसका यूनिट लिखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि कट कूट के मेरा यूनिट लेस होने वाला है। तो ये मेरा हो जाएगा 9 × 10⁹ ई का वैल्यू हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कट जाएगा, इसीलिए केवल नंबर लिख रहे हैं। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हो गया 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का हो गया 9.1 × 10⁻31 × 1.67 × 10⁻27। ये जो है बच्चा यहाँ तक समझ लेता है आसानी से, उसके बाद कैलकुलेशन में उसको दिक्कत होता है। तो बच्चों ये जो है हमको मेनली कैलकुलेशन सीखना है इसमें, और इसमें ये सब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ये सब का वैल्यू आपको याद कर लेना है। बहुत काम देगा बाद में जब भी आप लोग सॉल्व वगैरह कीजिएगा क्वेश्चन वगैरह। तो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं, ये सब का यूनिट भी सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सीख रहे हैं। मेरा क्वेश्चन केवल हम ये क्वेश्चन से हम लोग बहुत सारा चीज़ सीख रहे हैं, इसको याद करना है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। पहले 10 वाले को एक जगह इकट्ठा करेंगे और जो मेरा नंबर वाला है उसको हम एक जगह करेंगे। तो 9 × 1.6 डिवाइडेड बाय 6.67 × 9.1 × 1.67 ये इतना हो गया। अब 10 वाला को एक जगह, 10⁻9 × 10⁻−19, फिर नीचे है 10⁻−11, फिर 10⁻−31, फिर 10⁻−27। ये जो कैलकुलेशन है इस तरह का हमको सीखना है। यहाँ बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6, ये लगभग बराबर बराबर हो रहा है ये, तो इसको हम काट सकते हैं आराम से। अप्रोक्सीमेट रिजल्ट हमको निकालना है। अगर हम कैलकुलेशन करने बैठ जाएं तो बहुत सारा मतलब कि बहुत दिक्कत होगा कैलकुलेशन में, तो हमको थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे हम अप्रोक्स रिजल्ट या अप्रोक्स आंसर हम लाएं। तो यहाँ पे देखिए 1.6 है, तो ये और ये लगभग कट जाएगा, और ये जो है 9 और 9.1 ये भी लगभग कट जाएगा, ये लगभग कट जाएगा। अब बच जाएगा कितना, 1/6.67। बच्चों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। थोड़ा क्या मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग केवल एक ही लिए, तो ये हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से मेरा ये क्या हो जाएगा 1.6, यहाँ पे 2 बार आ जाएगा 1.6 गुना 1.6, ये 2 बार आएगा और ये 2 बार आएगा, ये आ गया। अब अगर ये मेरा बच गया 1.6, अब ये मेरा छोटा हो गया, इतना मेरा हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे कैसे, पहले हम इसको एक लाइन में लिख लेते हैं। एक लाइन में लिखना है, पहले ये जोड़ा जोड़ा को हम काट लेंगे। तो ये जब डिवाइड में होता है, जैसे a डिवाइडेड बाय n, तो ये बेस कहलाता है, ये उसका पावर कहलाता है। हिंदी में बोलेंगे इसको आधार बोलेंगे, इसको बोलते हैं घात। यहाँ भी उसी तरह होगा, नीचे वाला को आधार, ऊपर वाला को घात। जब बेस आधार दोनों का सेम रहे और घात मेरा उसका जो रहेगा, तो m-n के रूप में आ जाएगा, m-n के रूप में मेरा आ जाएगा। तो इसको
उसी तरह हमको सॉल्व करना है। ये जोड़ा पकड़ लिए, फिर ये जोड़ा पकड़ेंगे, फिर ये जोड़ा पकड़ेंगे। ऐसे में मेरा इजी है। अगर आप एक साथ कीजिएगा तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा। आंसर तो आ जाएगा लेकिन बहुत थोड़ा सा हमको दिक्कत होगा। तो अब ये जो है इसको अब सॉल्व करेंगे कि 10 और 10 दोनों सेम है, बेस मेरा सेम है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ऊपर वाले को m मान रहे हैं, नीचे वाले को n मान रहे हैं। तो 9 माइनस ये -11 हो जाएगा। ये हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे 10 माइनस 19, फिर ऊपर जाएगा तो माइनस, फिर -31। फिर इसको करेंगे 10 माइनस 19, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, -27। ये माइनस इसका है, ये माइनस इस फॉर्मूला का है। ये हमको पता चल गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये जो है, तो बच्चों ये जो है इसको अगर हम सॉल्व करेंगे भाग दे के, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 0.239 के करीब आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे 10 वाला को, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस और ये कितना हो जाएगा, 9 और ये 20 हो जाएगा। ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर ये गुना हो जाएगा। फिर इसको अगर करेंगे माइनस माइनस प्लस, और इस दोनों में माइनस प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, +31। इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, -19। अब ये मेरा आ गया सिंपल सा। इसको 0.239 करेंगे। फिर ये 10⁻20, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा, और बड़ा के आगे में जो साइन होगा वो लिखना है। तो 31 में 19 को घटाएंगे तो मेरा 12 बचेगा, और बड़ा के आगे में प्लस साइन है इसलिए इसमें प्लस आ गया। अब 10 ये, तो इसमें भी प्लस माइनस हो गया। 27 में 19 घटाएंगे तो मेरा बचेगा 8, और बड़ा के आगे में क्या साइन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस लिख दिए। अब ये मेरा थोड़ा इजी हो गया। अब 0.239 गुना, अब ये भी बेस सेम है, तो अब इसमें क्या है, गुना में रहे, अगर बेस दोनों का सेम रहे तो पावर जुट जाता है, जुट मतलब प्लस में हो जाता है। अगर AM गुना AN गुना AP इस तरह रहे तो A बराबर क्या हो जाएगा, M + N जोड़ P, मतलब कि इस तरह है। तो A की जगह में यहाँ पे 10 है, और M के जगह में 20, फिर N के जगह में 12, फिर P के जगह में 8 है। तो इसको भी उसी तरह जोड़ेंगे, 20 जोड़ 12 जोड़ 8। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10, 2 1 बचा, 2 2 4, 10⁻40 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको लाना है, मतलब कि एक डिजिट को आगे लाना है पॉइंट के आगे में। तो इसको हम अगर 2.39 लिखें तो यहाँ पे एक पॉइंट अगर चला जाता है तो यहाँ पे घट जाएगा एक ठो 39। तो ये मेरा हो गया रेशियो का आंसर। इसको फिर से समझ लेते हैं थोड़ा सा, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं। 0.239 को हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ये पॉइंट के बदले में ये 3 ठो डिजिट है, तो ये लिख लिए हैं, इतना आ गया। अब मेरा 10⁻40 है, यहाँ आ गया इतना।
अब इसको हमको 2 पॉइंट ये करना है, तो 2 पॉइंट में बनाना है तो हम केवल 100 लेंगे, यहाँ पे 10 बच जाएगा, अगर गुना करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब 40, अब इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। 2.39 इंटू ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर माइनस में आ जाएगा तो घट जाएगा। ये फार्मूला से, इसके ऊपर में 1 पावर है, तो ये फार्मूला से मेरा आ जाएगा 39। ये मेरा हो गया रेशियो का आंसर। हम रेशियो का ये निकाल लिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, इस रेशियो का वैल्यू अब निकाल लिए। अब मेरा अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे 3 ठो क्वेश्चन है। पहला तो चेक करने वाला था, दूसरा था कि वैल्यू, जो रेशियो का वैल्यू हमको निकाल लिए। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, मतलब कि जो मेरा रेशियो है वो मेरा क्या दर्शाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि क्या दर्शाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो रेशियो है जो दिया हुआ है वो एक्चुअल में क्या है उसको समझना है। तो बच्चों ये जो रेशियो आया है उसको हम लोग सीखने का कोशिश करते हैं, और उससे क्या दर्शाता है वो थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे। क्या बोलता है मेरा क्या बोलता है, जैसे ये जो रेशियो है यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। जब हम फोर्स निकालते हैं दो चार्जेस के बीच में, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है, दोनों के बीच में जो चार्ज निकालते हैं वो कितना निकलेगा, हम लोग कूलम्स लॉ से जानते हैं, फोर्स चार्ज बोलते हैं। फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये चार्ज के जगह पे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज के जगह ई लिखे हैं और प्रोटॉन के चार्ज के जगह पी लिखे हैं। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके नीचे में दोनों के बीच का जो दूरी है वो लिखे हैं आर। तो ये मेरा हो गया r²। अब देखिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज ऑन प्रोटॉन, दोनों सेम होता है। तो इसके जगह पे, प्रोटॉन के जगह पे ई ही लिख देते हैं, दोनों बराबर है तो E इंटू ई r²। तो ये मेरा मोटा मोटी क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E²/r²। ये मेरा फोर्स हो गया। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या बोलेंगे इस फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये हम समझ गए। अब इसमें क्या है, मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। जब मास होगा, हम लोग 11th क्लास में है ग्रेविटेशन चैप्टर में, मास और मास के बीच में, दो मासेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेने का कारण भी है कि प्रोटॉन में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये दोनों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब मास में देखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। मास में क्या होता है, केवल अट्रैक्शन ही होता है, इसीलिए यहाँ पे प्रोटॉन लिया गया है। ये आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो प्रोटॉन लेने का कारण क्यों था, क्योंकि अट्रैक्शन हमको पैदा करना था। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ये कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, हो गया अट्रैक्टिव। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसे निकालेंगे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे हम ई लिख दिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यहाँ पे जी लिख दिए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कैसे लिखते हैं, जी इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो r² है। ये हो गया फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये निकल गया। अब ये हो गया
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। ये जो क्वेश्चन है उसी को हमको समझना है, क्या दर्शाता है उसी को समझने के लिए हम इतना बतला रहे हैं। अब दोनों को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो रेशियो है ये ये जो है इसको हम के लिख सकते हैं, ke² बाय r²। तो इसका रेशियो कैसे बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, ke² बाय r²। अब ये वाला यहाँ पे लिख दिए। अब इसको क्या लिखेंगे, Gmemp बाय r², इतना लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मेरा मिलेगा, ke² बाय r², फिर ये उलट जाएगा r² बाय Gmemp। अब देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है दोनों का तो सेम है, मास में भी और चार्ज में भी, तो ये कट जाएगा। तो ये रेशियो कहाँ से आ रहा है बच्चों, आप सीख रहे हैं ये, तो ये मेरा हो गया Gmemp²। ये रेशियो कहाँ से आया, जो ये रेशियो था वो यहाँ से आया। तो आप लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। अब क्या है कि क्या दर्शाता है ये, इसका तो आंसर लिखना होगा। क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और उसका ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कांस्टेंट होता है। बस कांस्टेंट जो मेरा आया अभी आंसर यहाँ पे, ये एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है मतलब कि स्थिरांक है। कांस्टेंट बोलें, कांस्टेंट जो चेंज ना कर सके। कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जो चेंज ना कर सके। तो ये वैल्यू भी आप लोग याद कर लीजिएगा, कंपटीशन में आप लोग को पूछ सकता है ये वैल्यू, और पूछता भी है कहीं कहीं जहाँ पे मतलब कि अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन बनाना रहे तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा ये वैल्यू। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, और ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में सेम डिस्टेंस जब रहे तब मेरा जो रेशियो आएगा उसका वैल्यू ये आएगा। तो आइए हम ये क्वेश्चन का अब आंसर कैसे लिख सकते हैं इसको, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो मेरा जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ, इसको हम इस तरह का लिख सकते हैं कि द एबव रेशियो इज द रेशियो ऑफ, ये तो आपको समझने के लिए था, अब हमको उसका आंसर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, द एबव रेशियो, एकदम समझते हुए लिखना है बच्चों, आपको हड़बड़ा के लिखना नहीं है। एक बार टाइम लगेगा सीखने में, फिर जब सीख जाइएगा तो आप लोग को पूरा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फोर्स किसका रेशियो है, इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में था, बिटवीन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, उसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द एबव रेशियो, जो मेरा रेशियो निकला वो क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। और ये रेशियो का जब वैल्यू निकाले हम 2 पॉइंट वाला, कितना वैल्यू था 2.39 इंटू 10⁻39, ये कांस्टेंट है। तो फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे और एक जोड़ सकते हैं, व्हेन मतलब जब,
डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, व्हेन डिस्टेंस सेम। जब डिस्टेंस मेरा सेम रहेगा तो वो जो फोर्स रहेगा इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स किसका, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, तो वो मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो ये मेरा आंसर लिखना है इसको, ये तो समझने के लिए लिखे हैं कैसे आया वो, और ये जो आंसर है इसको मेरा आंसर ये है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने ढंग से लिखिएगा, मेरा ही केवल चलेगा नहीं, आप अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा। तो बच्चों यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसको देखते हैं कि क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम धीरे धीरे हम लोग सब कॉन्सेप्ट लेते हुए चलेंगे। तो बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। धन्यवाद।